क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। इंग्लिश MIL सेमेस्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर या क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर का कवर करता है और 30 नंबर का कवर करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बताएंगे वही सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस। आंसर इस तरीके से लिखना है, जैसे लिखा हुआ है, जैसा फॉर्मेट लिखा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, सेम टू सेम वैसा उतारेंगे तो 10 में 10 मिलेगा, चांस आपका बनेगा। ठीक है, समझे क्या? चलो। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज। मैसेज को ट्रांसमिशन करना पड़ता है, मतलब भेजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भेजना पड़ता है। फ्रॉम वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल, मतलब सेंडर भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला। दो आदमी तो होने चाहिए, दो आदमी तो होने चाहिए कम से कम। तो एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। Process is made up of several key elements that work together to ensure effective communication। और ये जो प्रोसेस होता है, कुछ सेवरल की एलिमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं उनके साथ साथ, तब जाकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ये सारा का सारा एलिमेंट निम्नलिखित है। सबसे पहला है सेंडर, भेजने वाला। द पर्सन हु ऑरिजिनेटेड द मैसेज, जो ऑरिजिनेट है, ऑरिजिन है वो मैसेज का, भेजने वाला सेंडर कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनकोडिंग द मैसेज, मैसेज को इनकोड करने में। दूसरा, मैसेज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और इंडिविजुअल दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी कंटेंट होता है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट नहीं, कंटेंट, जो भी कंटेंट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको भेजा जा रहा है, वो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और विजुअल भी हो सकता है, मतलब कोई दृश्य दिखाया जा रहा है, कोई फोटो पिक्चर ये दिखाया जा रहा है। तीसरा, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर थॉट को या आइडिया को कन्वर्ट किया जाता है मैसेज में। जो आपने सोचा ये लिखेंगे, ये बात है, ये बात, उसको आपने लिख दिया मैसेज में, वो होता है इनकोडिंग। जिसे लैंग्वेज में हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, सिंबल हो सकता है ये। ठीक है। चौथा, मीडियम और चैनल। मीडियम या चैनल मतलब अगर आपने मैसेज है उसको भेजेंगे तो किस माध्यम से भेजेंगे? आप सोशल मीडिया के से द्वारा भेजेंगे, टेलीफोन से बात करके भेजेंगे, ईमेल से भेजेंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन से भेजेंगे। तो कौन सा मीडियम या चैनल है? चैनल का मतलब टीवी चैनल मत समझना, चैनल का मतलब भी माध्यम हुआ, जरिया हुआ, किस जरिया से आप भेजोगे। ठीक है। रिसीवर, रिसीवर मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो प्राप्त करता है मैसेज को और वो बाद में डिकोड भी करता है उस मैसेज को। डिकोड मतलब होता है समझना। अगला है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर मैसेज को इंटरप्रीट किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, समझा जाता है। किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा, प्राप्तकर्ता के द्वारा। समझे क्या? अगला, फीडबैक। अब प्राप्तकर्ता समझ गया, रिसीवर समझा, तो उसको रिस्पॉन्स देना होगा। एंड विच लेट्स द सेंडर नो, ताकि पता चल सके सेंडर को कि हाँ पहुंच गया है मैसेज और मैं समझ भी गया हूँ मैसेज को और ऐसी ऐसी बात है। तो भाई इसको कहते हैं फीडबैक। अगला है नॉइज। नॉइज मतलब कि जो यहाँ से सेंडर से लेकर रिसीवर के तक पहुंचा बात को, उसके बीच में कोई बैरियर आ जाना, उसके बीच में नॉइज आना, डिस्ट्रक्शन आना या मिसअंडरस्टैंडिंग आना, इसको कहते हैं नॉइज। ठीक है। तो भाई टेलीफोन पे बात कर रहा है, उधर शोरगुल हो रहा है, तो उसकी कुछ आवाज अलग समझ लेना, कुछ आवाज नहीं जा पाना, कनेक्शन नहीं सही से बैठ पा रहा है, नेटवर्क सही से नहीं मिल पा रहा है, उसका आंसर कुछ बात छिप जाना, कुछ बात नहीं बता पाया वो, है ना, या कुछ बात कट जाना, तो उसको कहते हैं नॉइज। समझे क्या? अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर क्या है? डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम। इसमें दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बैरियर कम्युनिकेशन का इफेक्टिव बैरियर बताओ, कम्युनिकेशन का बैरियर बताओ। दूसरा बोल रहा है डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, और अलग अलग प्रकार का बैरियर कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, और साथ ही साथ इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ओवरकम मतलब इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे निजात कैसे पा सकते हैं, है ना, कैसे कम कर सकते हैं। आंसर इसी तरीके से लिखेगा, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट द मैसेज, मतलब मैसेज को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है ना। एंड क्रिएट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। ठीक है। ये जो बैरियर होता है उसको करेक्टराइज किया गया है। पहला है लैंग्वेज बैरियर,
कि भाई सामने वाला वो भाषा समझ ही नहीं रहा है, वो भाषा आप हिंदी में आपको आप इंग्लिश में बोल रहे हो, वो सामने वाला बंदा इंग्लिश में समझ ही नहीं रहा है, या तो ये लैंग्वेज हो गया। या वोकेबलरी, आप थोड़ा सा अटपटा लैंग्वेज में, अटपटा वर्ड में, अटपटा शब्द बोल रहे हो या वोकेबलरी बोल रहे हो जो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई ये बात मेरे अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप मतलब वो समझा नहीं वो व्यक्ति। मैंने तो भाई वोकेबलरी थोड़ा सा अपना है ना क्लियर वोकेबलरी बोला, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाया। जैरगोन, जैरगोन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज। सॉल्यूशन, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। सॉल्यूशन क्या है इसका? यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज देना होगा। अवॉइड जेरगोन, इंश्योर करे कि बोथ सेंडर और रिसीवर कॉमन लैंग्वेज या फिर एक ही लैंग्वेज कर रहा है यूज, और ट्रांसलेट भी दैम कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा, कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या है? कल्चरल बैरियर को लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, गेस्चर और बिहेवियर। गेस्चर्स और बिहेवियर, कल्चर क्या होता है? वर्ड, गेस्चर्स और बिहेवियर, ये कल्चर बैरियर आ जाता है। कुछ सॉल्यूशन है कि भाई अवेयर रहो कल्चर डाइवर्सिटी में, कि भाई वो व्यक्ति समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा है उस कल्चर में। उसके बाद तीसरा है फिजिकल बैरियर, जैसे नॉइज, डिस्टेंस, पुअर टेक्नोलॉजी, कुछ हिंड्रेंस मतलब बाधा आ रही है। सॉल्यूशन है कि भाई क्वाइट शांत जगह पर कंडक्टिव एनवायरनमेंट में जाकर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, emotional state like stress and anxiety, biases can affect how messages are received. Solution, maintain a calm and open minded approach, actively listen without judgment. Perception barrier, हाउ इंडिविजुअल परसीव द सेम इंफॉर्मेशन कैन कॉज कन्फ्यूजन ला देता है, ये परसेप्शन बैरियर है, अपना नजरिया है। तीसरा है सेमेंटिक बैरियर। उसके बाद दोस्तों अगला है टेक्नोलॉजिकल बैरियर, कि भाई पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, सॉफ्टवेयर इश्यू है, ये सब टेक्निकल बैरियर होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स टाइप एंड हाउ नॉन वर्बल क्यूज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जहां पर मैसेज को भेजा जाता है बिना कोई वर्ड का इस्तेमाल किए, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। इट इंक्लूड एनी गेस्चर, facial expression, postures, eye contact, tone of voice, other body language cues. Non-verbal communication plays significant role in reinforcing or contradicting verbal message and can express emotion, attitude, reaction that word alone may not convey. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या टाइप्स है? पहला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि भाई उसमें गेस्चर से उसका हाव भाव क्या है, क्या पोस्चर है, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है। जैसे भाई क्रॉसिंग आर्मी में इंडिकेट डिफेंसिवनेस, वाइल एन ओपन पोस्चर्स में सिंगल सिग्नल ओपननेस, है ना। ये बॉडी लैंग्वेज है। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में आता है हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, सैडनेस। ठीक है। तीसरा है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इंडिकेट करता है अट्रैक्टिवनेस, कॉन्फिडेंट एंड इंटरेस्ट। अगला है गेस्चर्स। गेस्चर्स मतलब हाव भाव हो गया, वेशभूषा हो गई। हैंड मूवमेंट और हेड नोड्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये गेस्चर्स है, ये हाथ हिलाना या फिर मुंडी हिलाना। चलिए टोन ऑफ वॉइस, टोन, पिच, वॉल्यूम होता है वॉइस का, कन्वे इमोशन, इम्फेजेस। अगला है प्रोक्सिमिस, इसको स्पेस कहते हैं, पर्सनल स्पेस, हाउ क्लोज स्टैंड अदर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। ये होता है स्पेस, कितना स्पेस हो रहा है, कितना कंफर्टेबल है, ये कितना डिस्टेंस में वो बता रहा है। अगला है हैपेटिस, टच जिसको कहते हैं। ठीक है, टच कहते हैं जिसको मतलब कि भाई फिजिकल टच, जैसे हैंड शेक, पैट ऑन द बैक, थपथपाना पीठ, ये टच होता है। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है वर्बल मैसेज को, एडिशनल टेक्स्ट भी यहाँ पर आया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस?
कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक का क्या महत्व है, और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फीडबैक, फीडबैक का टाइप बताइए और रोल बताना है ताकि इंश्योर हो सके इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझे क्या? तो सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक एक रिस्पॉन्स होता है या रिएक्शन होता है रिसीवर का, जो सेंडर का जो मैसेज होता है, सेंडर के मैसेज को बताना ही फीडबैक होता है, कि रिस्पॉन्स देना, रिप्लाई देना ही फीडबैक होता है। एंड इट्स प्ले वाइटल रोल इन कंफर्मिंग द, कंफर्मिंग के लिए वाइटल रोल निभाता है कि भाई हाँ पता चल गया है और समझ भी गया है करेक्टली, रिप्लाई जो आया वो करेक्टली समझ भी गया कि भाई हाँ जो बोला था वो समझा। इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन लूप, ये कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन लूप को, अलाउ करता है, अलाउ बोथ पार्टी टू क्लैरिफाई, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लैरिफाई करेगा कि नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करता है एंड मेक एडजस्टमेंट। कुछ टाइप होता है फीडबैक का, पहला है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि भाई हाँ एग्री होता है उसके बातों से, रिसीव एग्री होता है, सेटिस्फाई होता है, उसको बताते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब डिससेटिस्फाई होता है कि भाई गलत बोल रहा है तो बात सही नहीं बोल रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो भी वहां पर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। अगला होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब खुद से बात को सजेस्ट करना, एडवाइस देना, उसको है ना इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को कुछ बताना, जानकारी देना, समझाना ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहलाता है। इमीडिएट फीडबैक मतलब, इमीडिएट फीडबैक क्या होता है राजा? गिवन है इमीडिएटली आफ्टर द मैसेज रिसीव, जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ तुरंत इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको तुरंत रिसीव, हेल्प करना, एंश्योर करना, अंडरस्टैंडिंग, उसको कहते हैं इमीडिएट फीडबैक। डिले फीडबैक मतलब लेट से हो रहा है भाई, गिवन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद दिया जा रहा है रिप्लाई, तो उसको डिले फीडबैक के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, विजुअल, इसके बारे में हम लोग को बताना है अलग अलग टाइप, एंड देयर सिग्निफिकेंस इन पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस सेटिंग। तो पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस सेटिंग का क्या डिफरेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ बताना है। चलिए, कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू फोर प्राइमरी टाइप, जो कम्युनिकेशन होता है उसको चार टाइप में बांट दिया गया है। सबसे पहला है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन और विजुअल। ईच टाइप प्ले क्रूशियल रोल, हर एक जो टाइप होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है वेरियस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें पर्सनल भी आता है, सोशल भी आता है और बिजनेस सेटिंग भी आता है। समझा क्या? हाँ सर। चार प्राइमरी, चार तरह का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन और विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ वर्ड टू कन्वे मैसेज, मैसेज कन्वे करना होता है। ये स्पोकन हो सकता है, लिखित, रिटन हो सकता है। कुछ सिग्निफिकेंस है, पहला है पर्सनल, सोशल और बिजनेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पहला इसका सिग्निफिकेंस है, पर्सनल सिग्निफिकेंस है, सोशल सिग्निफिकेंस और बिजनेस सिग्निफिकेंस में क्या क्या देख सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा। तीसरा है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब जो कोई वर्ड में लिखित है, लेटर है, ईमेल है, रिपोर्ट है, मैसेज है, उसको कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर कोई दृश्य दिखाया जाता है, कोई फोटो, पिक्चर, सिंबल, ग्राफ, चार्ट, कोई चीज है ना, लिखित रूप है नहीं बल्कि कोई चीज दिखाया जा रहा है, ये वीडियो, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन है, जॉब एप्लीकेशन आपको लिखने आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, एप्लीकेशन है वो कैसे लिखते हैं, है ना। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ ए सेल मैनेजर एट XYZ कंपनी, हाईलाइट योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू आर सुटेबल फॉर द रोल। तो बेहतरीन तरीके से आता है, तो दबा के अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, रेज्यूम कैसे लिखते हैं, समराइज कैसे करते हैं किसी भी पैराग्राफ को। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सर अगर आपको, अगर पैसे आता है तो उसको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सब कुछ सीखेंगे। मिलते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद। आधे हैं, कैसे, कैसे हो।
हेलो, आ जाइए फटाफट से। करते हैं, चलिए 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 फटाफट से शुरू करते हैं। जाइए, जॉब एप्लीकेशन देखते हैं कैसे लिखते हैं। जॉब एप्लीकेशन, सबसे पहले आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। रवि कुमार, रमेश कुमार नाम है। एड्रेस लिखना है आपको, आपका एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है, आपका जो भी पोस्टल कोड होता है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब लिखना है, ठीक है। तिथि लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अगला है, आप मैनेजर को दे रहे हो, मतलब किसको दे रहे हो, टू, जिसे यहाँ पर लिखना है टू हायरिंग मैनेजर। कंपनी का नाम XYZ कंपनी है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, सिटी पोस्टल कोड लिखेंगे कंपनी का एरिया, जहाँ पर जिस एरिया में है वो, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ सेल्स मैनेजर एट XYZ कंपनी। तो सेल्स मैनेजर का पोजीशन लेना चाहता हूं मैं, ठीक है, उसके लिए। एज एडवर्टाइज ऑन योर वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइज किया गया था कंपनी के, तो उसी से यहाँ पर मुझे सेल्स मैनेजर बनना है, पोजीशन लेना है। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन सेल्स एंड मैनेजमेंट विथ ओवर 10 ईयर, 10 साल से एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री में, एंड आई बिलीव माई स्किल एंड क्वालिफिकेशन मेक मी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि भाई बीटेक किया था, एमटेक किया था, एमकॉम किया था, बीकॉम किया था, इन फील्ड, कौन से फील्ड में किया आपने, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर LNMU लिखना है, ठीक है। एडिशनली आई हैव वर्क इन सेल ऑफ past 10 year where I was responsible for developing and implementing strategy, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको देख कर लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको आपको लिख के लिख देना है, छाप देना है, कॉपी कर देना है। इसको आप थोड़ा सा कुछ पढ़ के देख लीजिएगा, याद करके अपने से बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस फॉर्मेट हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, अब थैंक यू लास्ट में लिखना है, फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू सून। सिंसियरली लिखना है और अपना यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। खजूर कुमार, मतलब जो भी आपका नाम है, रवि कुमार, श्याम कुमार, जो भी नाम है वो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट योर रेज्यूम। यहाँ पर रेज्यूम लिखने आता है, और क्वेश्चन में आता है 10 मार्क्स का आपको रेज्यूम लिखने आएगा, हो सकता है आ जाए। तो रेज्यूम का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आपका नाम खजूर कुमार है तो खजूर कुमार लिखिएगा, एड्रेस लिखिए, सिटी, पोस्टल कोड, फोन और योर फोन नंबर अपना लिखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य लिखना है, फिर एजुकेशन कहाँ कहाँ किए, बीटेक एमटेक जो भी किए थे, क्लास 12 में कितना परसेंटेज आया, कहाँ से किए, क्लास 10th में लिखना है। फिर टेक्निकल स्किल लिखना है, कौन कौन सा स्किल जानते हो आप लोग, ठीक है। और कौन कौन सा आपको स्किल यहाँ पर पता है, चीटिंग करने का स्किल, मतलब सॉरी चीटिंग नहीं, जो टेक्निकल स्किल आपके पास है वो आपको लिखना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर या फिर आपने टेली किया है, टेली, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब कुछ को लिख देना है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया था। इंटर्नशिप आपको लिखना है, कहाँ कौन से कंपनी से किया था। अचीवमेंट आपको लिखना है, और ये सारा लैंग्वेज लिखना है, कौन सा लैंग्वेज जानते हो, और रेफरेंस लास्ट में लिखना है आपको। थैंक यू, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड समराइज। यहाँ पर पैसेज पैसेज दिया रहता है और आपको समराइज करके लिखना है 3 से 4 सेंटेंसेस में। तो इस तरीके का आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है, पिछले एग्जाम में आया था, पिछले साल एग्जाम में आया था, इसलिए दे रहा हूँ। अब आपको समराइज करके लिखना है 3 से 4 सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर समराइज करके लिख दिया है। तो कैसे लिखे सर, तो शुरू का पहला का आपको पहला पैराग्राफ लिख देना है, सॉरी हाँ, पहला जो सेंटेंस है वो लिखना है। उसके बाद 2-3 सेंटेंस छोड़कर तीसरा लाइन लिख देना है, फिर चौथा लाइन। तो 2-4-5 लाइन इसी में से उठाकर लिख दीजिएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपका 10 नंबर बन गया। बहुत आसान है समरी लिखना, समराइज करके लिखना बहुत आसान है सर, आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस 2-3 लाइन को आपको छांट कर लेना है, छांट कर 2-3 लाइन आपको लिख देना है, बस आपका समराइज हो गया, और 10 नंबर आपका पक्का। तो 10 नंबर पक्का समराइज कर देना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से लिखोगे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तब जाकर मिलता है। आप यहाँ पर समराइज करोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। अगला है पैसेज। पैसेज में आपको यहाँ पर कुछ
वो पैराग्राफ देता है और पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ये 5-7 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं फटाफट से, चलिए आइए मिलकर पढ़ते हैं। आप ही पढ़िए पैराग्राफ। द Amazon rainforest is one of the most diverse ecosystem on Earth. It spans over 5.5 million square kilometer and is home to countless species of animal, plant and insects, many of which are still undiscovered. सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द Amazon rainforest known फॉर इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बोल रहे हैं Amazon rainforest को हम लोग क्या आखिर बायोडाइवर्सिटी का टर्म होता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ लिखा है कि द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ, और यहाँ पर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होम है एंड टू काउंटलेस स्पीसीज है, मतलब यहाँ पर काउंटलेस अनगिनत यहाँ पर एनिमल और प्लांट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, आसान है, ठीक है। तो पहला का आंसर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि the Amazon rainforest is known for being one of the most diverse ecosystem, home to countless species। देख रहे हो, एनिमल प्लांट इंसेक्ट, जो बताया वही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए, वाई एमेजोन फॉर रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द प्लानट। तो लंग्स ऑफ द प्लानट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इट इज ऑफन रेफर्स टू द लंग्स ऑफ प्लानट बिकॉज ऑफ ए क्रूशियल रोल इन प्रोड्यूसिंग ए ऑक्सीजन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है दूसरा का आंसर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, the Amazon rainforest lungs of plant because it play a vital role in producing oxygen and absorb carbon dioxide। ठीक है, ये हेल्प करता है, समझे क्या। ओ खजूर, सुन रहे हो क्या, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगला है तीसरा, व्हाट आर सम ऑफ द थ्रिएट फेस बाय द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। क्या थ्रिएट्स है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। तो थ्रिएट्स आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखेंगे द रेन फॉरेस्ट इज अंडर थ्रिएट ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, इलीगल लॉगिंग, एग्रीकल्चर एक्सपांसन। तो ये तीसरा का आंसर यहाँ पर होगा, तीसरा का आंसर ये हो जाएगा। चौथा, पढ़ते ही देखिए निकल रहा है, बहुत आसान रहेगा। हाउ डज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट। कैसे हेल्प करता है, तो भाई ये प्रिजर्व करता है, रेन फॉरेस्ट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड कम्बेटिंग द क्लाइमेट चेंज। तो आपको यहाँ से लिख देना है। पांचवा, वाई आर एफर्ट टू प्रिजर्व द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, इफोर्ट टू प्रिजर्व द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है और कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम लिखना है। डाइवर्स का साइनोनिम क्या होता है। साइनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, सिमिलर, एक जैसा, है ना। तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, वेरीड। डाइवर्स मतलब होता है भिन्न, और वेरीड मतलब भी होता है भिन्न। चूज द एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते थे ना, पढ़ते थे ना बचपन में, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को एंटोनिम कहते हैं इंग्लिश में इसका उल्टा। तो प्रिजर्व का उल्टा क्या होता है, डिस्ट्रॉय। प्रिजर्व मतलब बचाना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। आंसर देख लेते हैं, मेंटेन और सेव। क्या ओके, रुक जाइए, हाँ वेराइड और डिस्ट्रॉय, ठीक है, सही मिल गया अपना आंसर, बिल्कुल सही हो गया आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच। ये पूरा पूरा अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो, 1 से 2 3 बार वीडियो ये देख लेना, आज भर में खत्म कर लेना पूरा का पूरा आपका क्लास। यहाँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं पूछने वाला है। रेज्यूम देख लिया, एप्लीकेशन लेटर एक बार लिख कर देख लेना, और आपको बता दिया कैसे कैसे बनाना है सब कुछ। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें।